आप सबका स्वागत है 100 लीड के नए वीडियो के अंदर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस के अंदर कौन कौन से एक्ट्स आए हैं, उनके अंदर कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं, रेटिंग एजेंसीज़ कौन सी होती हैं, कौन कौन सी कमिटीज़ ने किस किस चीज़ के बारे में रिकमेंडेशन दी है। तो उन्हीं एक्ट में से आज हम एक एक्ट पढ़ेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अगर आपने हमारे पहले वाले बैंकिंग के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनआई एक्ट का बैकग्राउंड क्या है? इसके अंदर ड्यू टू इंक्रीज इन बिजनेस एक ज़रूरत महसूस हुई थी पेमेंट मैकेनिज़्म की, तो इसको बहुत टाइम लग गया था रिकग्नाइज होने में। बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता था 12वीं सेंचुरी में। हम कुछ बिल ऑफ एक्सचेंजेस भी दिखाएंगे आपको, उनकी फ़ोटोज़ हैं हमारे पास में। तो ये 12वीं शताब्दी से यूज़ होना चालू हुआ था। Negotiability of promissory note was allowed by British courts in 1704. In India, Negotiable Instruments Act was passed in 1881. Negotiable Instruments Act 1881 क्या है? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को इनेक्ट किया था इंडिया के अंदर 1881 में, लेकिन ये फोर्स में आया था विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1882। ओरिजिनली इसमें 137 सेक्शंस थे, यानी 137 सेक्शन थे। सेक्शन 138 टू 142 ऐड किए गए थे 1988 में। सेक्शन 143 से 147 ऐड किए गए 2002 में। अभी की तारीख में इसके अंदर 147 सेक्शंस है और 17 चैप्टर्स हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सारे इंडिया में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग JNK। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जम्मू और कश्मीर के स्टेट बनने से पहले क्या उसमें एप्लीकेबल था, तो आपका आंसर होगा यस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। नेगोशिएबिलिटी क्या होती है? नेगोशिएबिलिटी मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू अनदर पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट हिम होल्डर। बेसिकली इसका मतलब है कि आपने किसी चीज़ के लेन देन के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया और उसके अंदर एक आपने एग्रीमेंट किया कि भैया ये चीज़ पूरी होने पे ये इंस्ट्रूमेंट आपका हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम सीधा सीधा ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको लोन चाहिए। लोन लेने के लिए आप बैंक के पास में अपनी ज़मीन के कोई भी कागजात गिरवी रखते हैं। उसका कहने का मतलब ये होता है कि आपने लोन अगर पेमेंट नहीं किया तो ये ज़मीन उनकी हो जाएगी, और अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आप उसे वापस कागज़ ले सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन क्या होते हैं? फर्दर ट्रांसफ़र विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, ट्रांसफरी टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर वैल्यू एंड गुड फेथ and gets better and absolute title despite any defect in the title of the transferor. Negotiation of bearer instrument by delivery only and that of order by endorsement and delivery. Negotiable instrument के features क्या होते हैं? Negotiable instrument वो होता है which is freely used by the parties in their business deal as a medium of payment. ये जो वर्ड है नेगोशिएबल, इसका मतलब है ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन। द इंस्ट्रूमेंट मे बी डिफाइंड एज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स अ राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स इंक्लूड प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेएबल टू ऑर्डर और बेयरर। Currency note is not a NI. Currency note is not a NI. It is governed by Indian Currency Act. इसका मतलब ये है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसके अंदर आप पूरा राइट देते हो ट्रांसफ़र करने वाले को अपने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, जिसको वो कभी भी और कैसे भी यूज़ कर सकता है अगर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं तो। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक राइट इन फेवर ऑफ सम पर्सन क्रिएट किया जाता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर प्रॉमिसरी नोट आ जाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, चेक पेएबल्स आ जाता है, पर करेंसी नोट नहीं आते हैं। करेंसी नोट इज़ नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये इंडियन करेंसी एक्ट के अंडर में गवर्न होता है। और फीचर्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में। द प्रॉपर्टी इन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट
that is the complete right of ownership and not merely the possession, passes in the case of bearer instruments by mere delivery and in case of order instruments by endorsement and delivery. The holder in due course is not in any way affected by the defect of the title of his transferor or any prior party. The holder in due course can sue upon a negotiable instrument in his own name. The holder in due course is not affected by certain defense which might be available against previous holders, fraud to which he is not a party. अब डिफरेंस क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और दूसरी चीज़ों के अंदर? मान लीजिए एक कोई मिस्टर एक्स है जिसने एक रिंग है 50,000 की, वो खो दी है, और एक बेयरर चेक फेवरिंग एक्स का है जो कि इसकी वैल्यू भी 50,000 है। अब मिस्टर वाई को दोनों मिल गए और उसने चेक और रिंग एक ज्वेलर शॉप में दे दी और एक नई चेन परचेज कर ली। मिस्टर एक्स ने एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर दी और पुलिस ने रिंग रिकवर कर ली ज्वेलर शॉप से और उसको मिस्टर एक्स को दे दी, पर वो चेक को रिकवर नहीं कर पाए और वो ज्वेलर शॉप के अंदर उसके इक्विवेलेंट का सामान भी नहीं ले पाए। ये एनआई और दूसरे गुड्स में फ़र्क है, यानी रिंग आपकी रिकवर हो सकती है बल्कि एनआई यानी चेक वैक आपके रिकवर नहीं हो सकते। कौन कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक होता है, आर तीन बेसिक फॉर्म्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेम्ड इन एनआई एक्ट। ये वाले सारे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये दो टेबल है जिसके अंदर ये वाली है आपकी यस वाली, जिसके अंदर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये है नो वाली। एक बार यस वाले देख लेते हैं। डिमांड ड्राफ्ट नेगोशिएबल है, एनआई है, ट्रैवलर चेक है, गिफ्ट चेक है, डिविडेंड वारंट है, इंटरेस्ट वारंट है, बैंकर्स चेक है, कमर्शियल पेपर है, पे ऑर्डर है। क्या क्या नहीं है? डिपॉजिट रिसिप्ट नहीं है, एनएससी नहीं है, पोस्टल ऑर्डर नहीं है, शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, बिल ऑफ लैंडिंग नहीं है, लॉरी रिसिप्ट नहीं है, एयरवे बिल नहीं है, रेलवे रिसिप्ट नहीं है, स्टॉक इन्वेस्टेड नहीं है और डॉक वारंट नहीं है। ये आप लोगों के एग्जाम्पल के लिए है क्योंकि बैंक्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इनमें से कौन सा नहीं है। हमने आपको कहा था कि हम आपको दिखाएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक डिमांड बिल है जिसका सैंपल है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये 50,000 का डिमांड बिल मिस्टर अखिलेश वर्मा को पे करना है। कितने रुपीज़ का? 50,000 रुपीज़ का, जिसकी इंटरेस्ट रेट 8% वैल्यू परसीव्ड है। ये किसने दिया है? एसपी सिंह जी ने दिया है। और ये किसको दिया गया है? मिस्टर राकेश सिंह को दिया गया है। एक और देख लेते हैं। ये प्रॉमिसरी नोट है, स्पेसिमेन है, जिसके अंदर आपको स्पेसिमेन नोट का एक एग्जाम्पल दिया गया है, जिसके अंदर क्या है कि प्रॉमिस टू पे बैंक ऑफ XYZ ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, इसमें राशि आ जाएगी, कितनी राशि का है, टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच सम फ्रॉम दिस डेट एट द रेट ऑफ, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, पर एनम विद मंथली और क्वार्टरली रेस्ट फॉर वैल्यू पर रिसीव्ड, और इसमें सिग्नेचर आ जाएगा जिसने ये उधार लिया है। ये चेक है। ये चेक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। बैंक ब्रांच एड्रेस ये पहला होता है, यहाँ पे आता है। स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट सेकंड है। प्रिंटर नेम अलॉन्ग विथ CTS ये तीसरा है। एक्सिस बैंक लोगो ये चौथा है। साइन अबव वाला जो होता है वो ये है, और रुपी सिंबल अमाउंट क्लेम ये है। कौन सा चेक सेफ है और कौन सा अनसेफ है? जिसके ऊपर अकाउंट पे ही लिखा हुआ होता है वो सेफ है। आपने पूरी तरह से नाम लिख दिया, डेट लिख दी, अमाउंट लिख दिया, साइन कर दिया और इस पूरे को आपने क्रॉस कर दिया, तो ये आपका सेफ चेक है। अनसेफ चेक क्या है कि उसने काट के अपना नाम लिखा और ऊपर साइन कर दिया, ये अनसेफ है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया, ये अनसेफ है। उसने सिग्नेचर अपने नाम के नीचे कर दिए, ये अनसेफ है। और उसने अमाउंट के बीच में स्पेस दे दिया, ये भी अनसेफ है। उन्होंने यहाँ पे काटा पीटी की काटा नहीं, ये भी अनसेफ है। तो ये एग्जांपल था कि सेफ कौन सा चेक है, अनसेफ कौन सा चेक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक और सैंपल है। अब क्रॉसिंग कितने टाइप की होती है? ये स्पेसिमेन क्रॉसिंग है, इसको भी आप क्रॉसिंग कहते हैं, इसको भी क्रॉसिंग कहते हैं,
इसको भी क्रॉसिंग कहते हैं और इसको भी क्रॉसिंग कहते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? ये स्पेशल क्रॉसिंग होती है। अब अगला एक्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम RBI एक्ट 1934। तो उम्मीद है आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट समझ में आया, और प्लीज़ हमारे वीडियो सीरीज़ को देखते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।